नमस्कार दोस्तों, इन्वायरो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम बात कर रहे थे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को रिवाइज करने का तरीका क्या होता है। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो रिवाइज कर रहे थे। तो पिछले लेक्चर तक हम जो है आई थिंक यहाँ तक बात कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली हमसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो माइक्रो कंज्यूमर को बताता है। तो जब भी हम इकोसिस्टम में कंज्यूमर की बात करते हैं तो हम कंज्यूमर को दो भागों में, दो क्लास में डिवाइड करते हैं। एक होता है मैक्रो कंज्यूमर और दूसरा होता है माइक्रो कंज्यूमर। तो अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो आपके प्रोड्यूसर हो गए जो अपना खाना, अपना भोजन जो है, अपना फूड खुद सिंथेसिस करते हैं। और जो है इसके साथ साथ वो जो भोजन, वो जो फूड उन्होंने बनाया, वो आगे जो है दूसरे ट्रॉफिक लेवल्स पे ट्रांसफ़र होता है। और इसमें अगर हम देखते हैं कि जहाँ आपके कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूमर जो है दो प्रकार के हैं। एक को हमने कहा मैक्रो कंज्यूमर, मैक्रो यानी कि बड़े साइज़ के कंज्यूमर। उसमें आपको फिर से डिवीज़न करना पड़ेगा, जैसे कि हर्बीवोर्स हो गए आपके और कॉर्निवोर्स हो गए। इसको और ज़्यादा अगर हम क्लासीफाई करना चाहें तो हम बोलते हैं कि भाई ये आपका हर्बीवोर्स है, ये आपका कॉर्निवोर्स है, ये आपका टॉप कॉर्निवोर्स है। और दूसरी साइड में होते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जिनको बेसिकली माइक्रो कंज्यूमर कहा जाता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और इनका मुख्य जो काम है वो है डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को डिग्रेड करने का। डेड ऑर्गेनिक मटेरियल का जो डिग्रेडेशन है वो हमारे इकोसिस्टम में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो तो जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल आपका आपके सोयल की सरफेस पे आएगा उसका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाएगा। और डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट साइकिल जो है वो प्रभावित हो जाएगी। न्यूट्रिएंट साइकिल जो है वो इफ़ेक्टिवली नहीं हो पाएगी। तो माइक्रो कंज्यूमर जो है उनका बहुत ही महत्वपूर्ण एक रोल है हमारे इकोसिस्टम में। जब भी हम एनर्जी फ़्लो की बात करते हैं तो हमने देखा कि वाई शेप जो एनर्जी फ़्लो मॉडल है जो ओडम ने दिया था, उसमें एक साइड में आपका जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही जो है फूड चेन है। इनका अपना महत्वपूर्ण रोल है और ये एनपीपी का लगभग 90% जो है एंड अप होता है बाय माइक्रो कंज्यूमर। इनको हम सेप्रोट्रोप्स भी कहते हैं, सेप्रोफेगस भी कहते हैं। और इनका जो अब जैसा हमने बताया मेन रोल जो है वो है आपके डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपलर इन ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करना, जिससे कि न्यूट्रिएंट रिलीज होते हैं। और ये न्यूट्रिएंट हैं इनको प्लांट अपटेक कर लेते हैं, फिर प्लांट से ये जो है इस तरीके से साइक्लिक मोमेंट में फिर से सोयल में आ जाते हैं। और हमारे यहाँ पे जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें बायोजियोकेमिकल साइकिल्स चलती रहती हैं। हमने अपने इकोसिस्टम में फूड चेन, फूड वेब, ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़े हैं। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि भाई इसने आसान क्वेश्चन अब नहीं आते हैं, बट ये केवल एक मिथ है। मुश्किल और आसान कुछ नहीं होता है। अगर आपको किसी चीज़ की जानकारी है, किसी चीज़ की नॉलेज है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वो आपके लिए आसान होता है। अभी अगर आप मार्च 2023 के ही पेपर की बात करो तो उसमें फूड चेन का क्वेश्चन आया था। तो किसी भी चीज़ को, किसी भी कॉन्सेप्ट को आप इस तरीके से डिवाइड नहीं कर सकते कि ये आसान है या ये जो है मुश्किल है। पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप एक वेटेज देखिए कि कोई भी यूनिट जो है उससे कितना क्वेश्चन आ रहा है। और जो है यूनिट से भी बड़ी बात होती है टॉपिक्स। मैं हमेशा टॉपिक्स पे ही बात करता हूँ कि जो सिलेबस में दिया गया है उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो लगभग 2 या 3, इवन 4-5 यूनिट में दिए हुए हैं, तो उस टॉपिक का महत्व बढ़ जाता है। और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी से बहुत क्वेश्चन आते हैं और इनमें सबसे सिंपल क्वेश्चन जो हमें लगते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट जो हमें लगता है वो फूड चेन, फूड वेब और आपका इकोलॉजिकल पिरामिड, ये हमें थोड़े से आसान लगने वाले
टॉपिक हैं, क्योंकि हम ये जो है 10th से इवन अब तो बहुत पहले पढ़ाने स्टार्ट कर देते हैं स्कूल लेवल पे, तो वहाँ से हम इनको पढ़ते हुए आते हैं। बट अगर आप एग्जैक्टली नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ पे गलत हो जाते हैं कई बार क्वेश्चन। तो फूड चेन और फूड वेब का एक अपना महत्व है हमारे इकोसिस्टम में। जैसा कल भी हम बात कर रहे थे कि जो एनर्जी मूवमेंट है हमारे इकोसिस्टम में, वो बेसिकली ईटिंग और बीइंग ईटन अप की सीक्वेंस से ही होता है। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का भोजन है और वो उस ऑर्गेनिज्म को ईटअप कर लेता है, और जब वो उस ऑर्गेनिज्म को ईटअप करता है तो उससे ही उसको एनर्जी प्राप्त होती है, उससे ही उसको एनर्जी जो है रिसीव होती है। तो अगर हम देखें हमारे यहाँ पे एग्जैक्टली ये फिक्स नहीं है कि एक ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर टाइप का ऑर्गेनिज्म ही खाएगा। तो आप देखेंगे कि इन नेचुरल इकोसिस्टम यहाँ पे आपका फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करता है, यहाँ पे आपका फूड वेब एग्जिस्ट करता है। इसको थोड़े से सिंपल वे से समझिए। मान लीजिए एक छोटा सा कोई भी ग्रास होपर मान लीजिए, ग्रास होपर है, तो ग्रास होपर को जो है ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइप का बर्ड ही खाएगा, दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है वो भी उसको खा सकते हैं। फ्रॉग उसको खा सकता है, स्नेक उसको खा सकते हैं, या दूसरे जो बड़े बर्ड हैं वो भी उसको खा सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि केवल एक सिंपलर सीक्वेंस नहीं बनती है, एक लीनियर रिलेशनशिप आपको देखने को नहीं मिलता है कि आप एक फूड वेब से एक फूड चेन तो सिलेक्ट कर सकते हैं, बट एक्चुअली में एक ऑर्गेनिज्म को, एक प्रकार के ऑर्गेनिज्म को अलग अलग तरीके से जो है ऑर्गेनिज्म या अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म जो है ईटअप करते हैं। तो यहाँ पे जो है अलग अलग फूड चेन मिल के एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना देती हैं, जिसको फूड वेब कहा जाता है। फूड वेब जो है आप बेसिकली यही हमारे नेचुरल सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। और जब भी हम फूड चेन और फूड वेब की बात करते हैं तो हमारे माइंड में कुछ और चीज़ें जो है एकदम रिफ्रेश हो जाना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो फूड वेब है वो कहाँ मिलेंगे। तो ओशंस में अगर हम बात करते हैं तो ओशंस में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फूड वेब मिलते हैं। फिर अगर हम अपने फूड चेन और फूड वेब को इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड करते हैं तो आप कह सकते हैं कि भाई ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का फूड वेब है और ये आपका एक्वेटिक लाइफ का फूड वेब है। तो जब आप एक्वेटिक की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आना चाहिए कि हमारा जो अर्थ है उस अर्थ पे 70% तो पानी ही है, और उसमें जो है आपका जो है फाइटोप्लैंक्टन्स ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे एक्वेटिक लाइफ जो आप कहेंगे या एक्वेटिक इकोसिस्टम आप कहेंगे, वहाँ पे ग्रेजिंग फूड चेन डोमिनेटिंग हो जाता है। और जो आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसमें बेसिकली आपका जो है डेट्रिटस फूड वेब जो है, फूड चेन जो है वो डोमिनेट हो जाता है। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं बनते रहते हैं, आते रहते हैं, और वो हमें ये लगता है कि क्वेश्चन जो है बाहर से आ गया या मुश्किल है, बट सभी कुछ जो है वहीं से निकल के आते हैं। एक कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो उसी कॉन्सेप्ट के आसपास ही जो है आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जब भी हम अपने इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करते हैं या उस पर रिसर्च करते हैं तो हम एरियाज़ को डिवाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्केल पे, जैसे कि अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, 3 सबसे पॉपुलर स्केल हैं। अगर आप जो है एक कम्युनिटी या इकोसिस्टम के अंदर अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसको कहा जाता है आपका अल्फ़ा डाइवर्सिटी। अगर आप दो अलग अलग दो डिफरेंट इकोसिस्टम और कम्युनिटी के बीच में जो है स्टडी करते हैं तो उसको कहा जाता है बीटा। और एक आप बड़े जियोग्राफिकल एरिया पे जो है स्टडी करते हैं
तो उसको कहा जाता है गामा डाइवर्सिटी स्केल। तो अल्फ़ा बीटा गामा, इसको आसानी से आप याद रख सकते हैं। बी फॉर बिटवीन और बी फॉर बीटा। जब भी बिटवीन की बात आएगी तो आप जो है बीटा डाइवर्सिटी लगाएंगे, अगर विद इन की बात आएगी तो आप अल्फ़ा लगाएंगे, और ओवर ए जियोग्राफिकल एरिया आएगा तो आप गामा लगाएंगे। इन्हीं पे ज़्यादातर क्वेश्चन अभी तक आए हैं, और ये क्वेश्चन जो है एक अच्छे क्वेश्चन में से है। अगर आप बात करें यूजीसी की या सीबीएसई की या एनटीए की, अभी तक 3 डिफरेंट एजेंसीज़ ने ये हमारा नेट का पेपर लिया है, और इन तीनों में ही इस टॉपिक पे जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप जो है इसको थोड़ा सा आप फोकस करके एक बार रिफ्रेश करेंगे बच्चों। सक्सेशन पे अगर हम देखें तो लगभग हर दूसरे तीसरे पेपर में जो है क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें, सक्सेशन को हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन वहाँ होता है जहाँ पे पहले कभी लाइफ नहीं थी। एक कंप्लीटली न्यू एरिया में लाइफ जब इनिशिएट होती है तो उस सक्सेशन को प्राइमरी सक्सेशन कहा जाता है। सेकेंडरी सक्सेशन जो है वो वहाँ होता है, उस एरिया में होता है जहाँ पे पहले लाइफ थी, बट किसी वजह से वहाँ पे लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। किसी वजह से वहाँ पे मान लीजिए आग लग गई, एक फॉरेस्ट था और पूरा फॉरेस्ट जल के राख हो जाता है, और वो जो राख है वो उस एरिया में मौजूद है, यानी कि न्यूट्रेंट वैल्यू है उस एरिया में। जब वहाँ पे लाइफ इनिशिएट होती है तो उसको सेकेंडरी सक्सेशन कहा जाता है। इसके अलावा आपका ऑटोजेनिक और एलोजेनिक सक्सेशन होता है। एलोजेनिक सक्सेशन बाहरी फोर्स की वजह से कि एक्सटर्नल फैक्टर जो हैं वो सक्सेशन को जो है डायरेक्शन देते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट के पास से नदी बह रही है और वो नदी सूख जाती है, तो फॉरेस्ट जो है धीरे धीरे ग्रासलैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ऑटोजेनिक सक्सेशन जो है वो बेसिकली होता है आपके सिस्टम के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर ही कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिससे कि इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है। जैसे कि आप रूट कंपटीशन का एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर आप जो है न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग का जो है एग्जांपल ले सकते हैं। तो सक्सेशन अगर हम देखें तो सक्सेशन एक अच्छा टॉपिक हमारे सिलेबस में है, और अभी हाल ही में जो है आपने देखा होगा कि इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, सक्सेशन थ्योरीज पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। और हर एक पेपर में एनटीए ने जब से पेपर बनाना शुरू किया है, लगभग हर पेपर में एक क्वेश्चन जो है इकोलॉजिकल सक्सेशन के आसपास घूम रहा है। तो आप जो है इसको भी बहुत अच्छे से याद करेंगे। इसमें बेसिकली हम देखते हैं कि एक कम्युनिटी जो है वो दूसरी को रिप्लेस कर देती है, और धीरे धीरे एक ऐसा कम्युनिटी आता है जो क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ में, इन्वायरमेंट के साथ में इक्विलिब्रियम पे होती है, वो स्टेबल कम्युनिटी होती है और उसको क्लाइमेक्स कहा जाता है। और जो कम्युनिटी इनिशियली सबसे पहले जर्मिनेट होती है या जो है इनिशियली प्रेजेंट होती है उसको पायनियर कहते हैं, और पायनियर टू क्लाइमेक्स का जो सीक्वेंस है उसको हम सीरे कहते हैं, और एक इंटरमीडिएट स्टेज को हम सीरल कहते हैं। बहुत सारे परिवर्तन होते हैं जब आप क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ते हैं। वो सारे छोटे छोटे पॉइंट हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे भाई बायोमास पे क्या फ़र्क पड़ेगा, रेस्पिरेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, फूड वेब पे क्या फ़र्क पड़ेगा, न्यूट्रिएंट साइकिल पे क्या क्या इफेक्ट होगा, प्रोडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये ना केवल आपके हमारे एग्ज़ाम यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बल्कि बहुत सारे अलग अलग जो कंपटीशन होते हैं इन्वायरमेंट साइंस, स्पेसिफिकली इकोलॉजी से रिलेटेड, उसमें भी जो है एक क्वेश्चन इस प्रकार का आपको ज़रूर देखने को मिलेगा।
हमारी लाइफ जो शुरुआत हुई थी धरती पे, तो उस समय ऑक्सीजन नहीं था। और पहला जो आपका लाइफ आया वो बेसिकली मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया थे। लगभग 4.6 बिलियन ईयर एगो धरती बनी। धरती के बनने के बाद, अर्थ के इवोल्व होने के बाद में, ठीक है, अब बिलियंस ईयर तक कुछ भी ऐसा नहीं था, बहुत हॉट था। धीरे धीरे जो है सिचुएशन ऐसी बनी, और पहली जो लाइफ थी वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जो मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया थे। उसके बाद में धीरे धीरे जो है आपकी लाइफ कॉम्प्लेक्स होती चली गई। ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन के आने के बाद परिस्थितियाँ और बदल गई। ऑक्सीजन आई तो ओजोन भी आ गई। ओजोन के आने के बाद में जो खतरनाक यूवी रेडिएशन थी वो धरती पे आना बंद हो गई। उसके बाद में पूरा का पूरा सिस्टम ही बदल गया, और आज जो है हम जो लाइफ, मोस्ट कॉम्प्लेक्स लाइफ देख रहे हैं, यहाँ तक हम पहुँच पाए। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है, अच्छा यूनिट हमारे सिलेबस में है। अपने आप में इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो EIA का अपना एक महत्व है, और मैं इसको थोड़ा ज़्यादा महत्व इसलिए भी देता हूँ क्योंकि अगर आप EIA अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको जॉब मिलने की संभावना भी ज़्यादा होती है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट जो हैं डिफरेंट डिफरेंट कंसल्टेंसी में, MNCs में काम कर रहे हैं EIA पे, क्योंकि EIA एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। जो कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी से पहले हमें EC लेना पड़ता है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ता है, और EC के लिए जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है। अगर बात करें तो सबसे पहले US ने या US के लोगों ने ये ज़रूरत महसूस की कि कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी जो है उससे पहले ये पता लगाना बेहद ज़रूरी है कि ये जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं, ये जो प्रोजेक्ट हम लगा रहे हैं, इसका हमारे इन्वायरमेंट पे, हमारे सराउंडिंग पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो US ने सबसे पहले अपना एक एक्ट बनाया, नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी एक्ट, और उसमें जो है गाइडलाइन दी, और तब से लेके अब तक 71 से ये जो है इनिशिएट हुआ था। बहुत सारे देश जो हैं उन्होंने EIA को अडॉप्ट किया। हमारे यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो 1994 में EIA को हमारे संविधान का हिस्सा बना दिया था हमने। हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया था। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो है EIA है। और आज अगर हम देखें काफ़ी इसमें अमेंडमेंट हुई, काफ़ी चेंजेस हुए, काफ़ी नोटिफिकेशन आई, और इसके बाद में फाइनली हम देख रहे हैं कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनमें हम EIA करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर है। 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं EIA पे आ रहे हैं। अगर आप EIA को अच्छे से कर लेते हैं तो सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है ना, जितने क्वेश्चन ये आ रहे हैं सारे क्वेश्चन ही जो है आपके सही हो जाएंगे। अगर हम बात करें EIA के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, तो EIA किया जाता है। EIA करने के बाद में हमें जो लगता है कि ये चीज़ें गलत हैं, इनसे हमारा इन्वायरमेंट जो है प्रभावित होगा, उनको ठीक करने के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान बनाए जाते हैं। और फिर वो प्लान जो आपने बनाया, जो आपने इम्प्लीमेंट किया, वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए ऑडिट किया जाता है। तो सबसे पहले EIA होगा। EIA कंप्लीट होने के बाद में आपको EC मिलेगा, और जब आपको EC मिल जाता है तो आप अपनी इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो जो चीज़ें EIA में कहा गया था, रिकमेंडेशन जो दिए गए थे, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान बनाया जाता है। और जो प्लान आपने इम्प्लीमेंट किया है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको देखने के लिए इन्वायरमेंटल ऑडिट किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये सीक्वेंस जो है, ये सीरीज़ जो है हम आगे बढ़ाएंगे। अभी जो है
आप जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंटेंट को रिवाइज़ कीजिए। जितना अच्छे से जितना ज़्यादा रिवीजन आप करेंगे, उतने अच्छा स्कोर आप करेंगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर बच्चों।